हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पेरेंटल प्रोडक्ट्स के प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स को देखने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पेरेंटल प्रोडक्ट्स की वीडियो डिटेल्स में नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो जनरली प्री फॉर्मुलेशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, फार्मूलेशन करने से पहले जो एस्पेक्ट होते हैं उसे ही हम प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट में प्री फॉर्मुलेशन करके हम ये देख लेते हैं कि उसमें जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं न्यू ड्रग सब्सटेंसेस में, और स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी की जाती है जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। और उनके जो मैकेनिज्म ऑफ डिग्रेडेशन होता है ड्रग का, वो कैसे और किस तरीके से हो रहा है, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। और जो उसमें एम्प्यूल्स में जो ड्रग रखी जा रही है, और जो लार्ज स्केल पे या लार्ज वॉल्यूम पर जो ड्रग के पैकेजिंग मटेरियल हैं, वो कितने समय तक डिग्रेड हो जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में हम देखते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर वेरियस टाइप। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंसेस की प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर में चेक किया जाता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन भी देखा जाता है प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में। एंड देन टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट के अकॉर्डिंग भी प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर को देखा जाता है। तो बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर में क्या होता है, हम देख करके ही पता लगा लेते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस की कि उसमें जो फिजिको केमिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज में है या डिक्रीज में है। और थर्मल एनालिसिस के लिए हम जनरली डीटीए और डीएससी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं के थ्रू हम ये चेक कर लेते हैं कि जो केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं या वेरिएशन में, टेम्परेचर के वेरिएशन में चेंजेस हैं, तो हम उनको चेंज कैसे करते हैं, डीटीए और डीएससी की हेल्प से चेक करते हैं। तो बात कर लेते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की। पार्टीशन कोफिशिएंट मेन रोल अपना दिखाता है या मेन रोल होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है उसका मतलब ही होता है कि कितने परसेंट आपकी जो ड्रग है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। तो उसका जो रेशियो होता है या जो उसको एक्सप्लेन करता है, इक्वेशन होती है, वो होती है P = CO/CW। तो अब बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ या टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी की। तो उसमें कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को। तो सबसे पहले जो ड्रग सोल्यूशन होता है उसको हम पेट्री प्लेट में या फिर ग्लास एम्पूल में रख लेते हैं। फिर जो ड्रग सब्सटेंस होता है उसको लाइट में रखा जाता है। जैसे कि कार्बन बॉक्स होता है, वो क्या होता है, लाइट कंट्रोलर होता है। फिर सैंपल को किस में रखा जाता है, लाइट कंडीशन में रखा जाता है, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है 500 फूट कैंडल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 वीक, मतलब 4 वीक के लिए 500 फुट पर कैंडल्स रखी जाती हैं। जिससे क्या होता है, जो लाइट है वो क्या चेंज कर सकती है, डिकलरेशन कर सकती है, प्रेसिपिटेशन कर सकती है ड्रग सब्सटेंसेस का, या फिर डिकम्पोजिशन ऑब्जर्व करके जो सैंपल है उसका ये कंडीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो लाइट सेंसिटिव होगा तो क्या होगा, ड्रग हमारी डिग्रेड हो जाएगी और उसको लाइट की प्रेजेंस में हमें नहीं रखना होगा। अगर डिग्रेड हो जा रही होगी तो उसके लिए हमें एम्बर कलर की बॉटल का यूज़ करना होगा लाइट की प्रेजेंस से बचाने के लिए। तो बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन की। तो मेनली जो ड्रग होती है वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब वो जो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो ड्रग के कंपोनेंट से कम हो जाता है। तो उसमें होता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स टूटना। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर की ड्रग डिग्रेड हो जा रही है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक दैट सोडियम फिनोबार्बिटाल। फिर बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन का वही मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और डेशन मतलब होता है डिग्रेड हो जाना, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट की थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम हो जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मीन्स डीकलरेशन ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशंस, जैसे कि एग्जांपल हैं स्कॉर्बिक एसिड एंड एड्रेनलिन। फिर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसी चेन्स होती हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसमें यह रिएक्शन देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग ऑफ
पैकेजिंग कंपोनेंट्स की, तो जनरली ग्लास टाइप में क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है, वाटर अटैक टेस्ट होता है। वाटर अटैक टेस्ट में क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पीएसआई मात्रा में ग्लास के ऊपर वाटर से फायरिंग की जाती है, तो उससे ये देखा जाता है कि जो ग्लास है वो कितने टाइम के बाद वो ब्रेक करता है या कितने पीएसआई पे ब्रेक करता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक में लीकेज टेस्ट होता है, क्लैरिटी टेस्ट होता है और ट्रांसपेरेंसी टेस्ट भी होता है। रबर में टेस्ट होता है पेनेट्रेबिलिटी, फ्रेगमेंटेशन, सेल्फ स्टेबिलिटी टेस्ट, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट। तो पेनेट्रेबिलिटी से ये समझ में आता है कि रबर एक मेजर रोल होता है लार्ज वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में, तो उसमें पेनेट्रेबिलिटी होती है। निडिल से बार बार आप किसी भी ड्रग को सिरिंज में फिल करते हैं तो उसी को बोलते हैं पेनेट्रेबिलिटी। वो पर की रबर होती है वो कितनी देर तक। अब बात कर लेते हैं फार्मूलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। तो जनरली किसी भी पेरेंटल को फार्मूलेशन करने से पहले उसमें वो देखा जाता है कि उसमें सुटेबल व्हीकल कौन सा होना चाहिए, एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा। तो उसके बाद कुछ उसमें एडिटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हो गए, या बफर्स हो गए, या एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, या टोनिसिटी एजेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। चेलेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट एंड इनर्ट गैसेस भी इंक्लूडेड होती हैं किसी भी पेरेंटल फार्मूलेशन में। अब बात कर लेते हैं एक्वस व्हीकल की। तो एक्वस व्हीकल जनरली क्या यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो किसी भी बॉडी में या किसी की पर्टिकुलर या इंडिविजुअली बॉडी के लिए वाटर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जिससे किसी की भी बॉडी क्या होती है, ऑलरेडी टॉलरेटेड होती है। सेफर डोज की तरह से भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि WFI मीन्स होता है वाटर फॉर इंजेक्शन, वैसे ही बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन आता है एक्वस व्हीकल में, और स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन भी इंक्लूड होता है एक्वस व्हीकल में। तो बात करते हैं नॉन एक्वस व्हीकल की। तो नॉन एक्वस व्हीकल में वाटर को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं नॉन एक्वस व्हीकल में, तो जैसे कि इंक्लूड होती हैं ऑयल्स एंड अल्कोहल्स। तो जो ऑयली व्हीकल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिपॉट इफेक्ट में मेडिकामेंट अपने अंदर रखते हैं, और वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं और स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर्स में, जो कि अपना इफेक्ट वाटर के प्रेजेंस में आकर के ही सॉल्युबल होते हैं, तभी उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं एडिटिव्स की। तो जो एडिटिव्स होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं। तो बात कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। तो इसमें क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करते हैं। और जो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, वो किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। जैसे अगर आपकी ड्रग वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है तो उसको ये इन्हांस कर देते हैं, तो वो हाईली सॉल्युबल हो जाती है वाटर में। जैसे एग्जांपल हैं इथाइल अल्कोहल। और आप जनरली जानते भी होंगे किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने से पहले उस ड्रग का पीएच और हमारी बॉडी का पीएच क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होता है तो बॉडी क्या होता है, बॉडी के साथ क्या होता है, बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है और इरिटेशन कॉज कर सकती है या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बफर जो है बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो जो मैनी ड्रग्स होती हैं वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कॉज करती हैं। तो उनमें ये एंटीऑक्सीडेंट मिलाने के बाद या एक्सकॉर्बिक एसिड एग्जांपल में होता है इसके, तो इसको यूज़ करने के बाद जो आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए जो ड्रग है वो ऑक्सीडेट नहीं होती है। और अब बात कर लेते हैं टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट की। तो टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो हाइपरटोनिक केस होता है वो ऑलरेडी हमने पेरेंटल प्रोडक्ट्स की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो जो टोनिसिटी होता है उसको एडजस्ट करने के लिए सोडियम क्लोराइड का भी हम यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं चिलेटिंग एजेंट की। तो जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं उनको ऐड करने से जो ड्रग के फॉर्मेशन में जो चिलेट फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम प्रिवेंट करने के लिए चिलेटिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं। चिलेटिंग एजेंट का फॉर्मेशन क्यों हो जाता है, जैसे कि आपकी जो ड्रग है उसमें इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक होता है, उसी के फॉर्मुलेशन से चिलेटिंग एजेंट कॉज होता है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की। तो अब बात कर लेते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की। तो सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं विस्कोसिटी को। और जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं इमल्शंस, और वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन को,
जो कि ऑयल फेज और एक्वस फेज में लग रहा होता है किसी भी नॉन एक्वस व्हीकल में। तो आप बात कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसीजर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स या व्हीकल जो सॉल्यूट होता है उसको कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट में मिक्स कर लिया जाता है। फिर जो मिक्स हुआ रहता है, आपका जो भी सैंपल हो गया या सॉल्यूट हो गया, उसको मिक्स करने के बाद उसका फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं। तो अब फिल्टर्ड आउट क्यों करते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और कुछ ऐसे फेज होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं अच्छे से। तो उनको हम फ़िल्टर्ड आउट करके सॉल्यूट को पा लेते हैं। फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ में आने वाले हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के। तो उनकी क्या की जाती है? सबसे पहले क्लीनिंग की जाती है अच्छे से। अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उसके लिए क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं। देन स्टेरिलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेरेंटल में, क्योंकि अगर स्टेराइल नहीं होगा तो उसमें पायरोजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स आने की भी संभावना होती है। फिर जिसमें आपकी प्रोडक्ट को रखा जा रहा है कंटेनर कंपोनेंट्स, उसको भी हम क्या करते हैं? अच्छे से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसको भी हम क्या करते हैं? स्टेराइल करते हैं। फिर स्टेराइल करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर जो फिल्ट्रेशन सॉल्यूट है, उसको क्या कर लेते हैं? वॉयल्स में फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद जो आपका वॉयल है अच्छे से जब फिल हो जाता है तो उसको सील करते हैं। सील में हम लोग क्लोज़र का भी यूज़ करते हैं, रबर क्लोज़र का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वो टाइटली क्लोज़ हो सके। फिर क्लोज़ के साथ-साथ उसकी पैकिंग भी कर लेते हैं। पैकिंग के बाद उसको पार्टिकुलर स्पेस पे रख दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो प्रोसीजर है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, वहाँ पे हमने इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग ही बता रही है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट। तो जो भी कंटेनर्स हैं उसको हम क्या करना पड़ता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसको क्लीन करना। अगर आपका प्रोडक्ट क्लीन नहीं होगा तो उसमें क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, या पायरोजन आ सकते हैं, या माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी हो सकता है। तो all containers, closure and equipment are thoroughly cleaned with detergent, with tap water followed by clean distilled water and finally rinse with water for injection। जो रबर क्लोजर होते हैं उनको वॉश किया जाता है सोडियम पायरोफॉस्फेट वाटर में मिला करके 0.5 यूज़ किया जाता है। और जो स्मॉल स्केल पे वॉशिंग की जाती है, उसको तो हम लोग मैनुअली कर लेते हैं ये सारे सोडियम पायरोफॉस्फेट वगैरह यूज़ करके। बट जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स का, तो उसमें रोटेटरी रिंसर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक वॉशर्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो हैंडलिंग मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की हैंडलिंग करना, और कलेक्शन ऑफ द मटेरियल किसी भी मटेरियल को कलेक्ट करना। तो जो वेट मटेरियल होता है तो उसको क्लीन कंटेनर्स मस्ट बी हैंडल्ड in a such way that contamination is not reintroduced. These container must be protected by laminar flow of clean air until covered within a stainless steel box within a sterilizing tunnels। तो जो मटेरियल है उसको लेमिनार फ्लो में क्या किया जाता है? उसको क्लीन किया जाता है। और जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मूलेशन करने के लिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनको प्रिपरेशन रूम में उसको प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी पैकेजिंग भी उसी मटेरियल उसी रूम में हो रही है और वॉशिंग भी उसी रूम में हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। उसमें ये होता है कि अगर आपका पेरेंटल प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पर, तो प्रिपरेशन रूम सेपरेट होता है। तो उसमें फॉर्मूलेशन का प्रिपरेशन ही हो रहा होता है, जिससे से कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके। तो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट में एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन वो होती हैं जहाँ पर 99.9% जो है पायरोजन फ्री या बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ऐसी कंडीशन में पेरेंटल की प्रिपरेशन की जाती है। So all measurements of quantities should be made by accurately as possible, checked by a second qualified person. The ingredients are accurately weighted separately and dissolved in a vehicle as method preparation to be followed। तो सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? अच्छे से एक्यूरेट तरीके से क्वांटिटीज़ को हम ले लेते हैं। वो सेकंड पर्सन चेक करता है, वो भी क्वालिफाइड पर्सन होता है वहाँ का।
वो भी क्या करता है, उस क्वांटिटीज़ को प्रॉपर चेक करता है। फिर क्या करता है, जो व्हीकल होता है जिसमें आपको ड्रग में रखना है वो एम्प्यूल्स के अंदर, तो उसमें क्या करता है वो अच्छे से डिज़ोल्व करता है। जैसे व्हीकल कहने का मतलब वाटर में आपको रखना है या ऑयल में रखना है, जैसे कि वहाँ की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से वर्क होता है। अ प्रोडक्ट has been compounded, it must be filtered. If the solution is passed through bacteria-proof filter such as membrane filter, filter candles and sintreged glass filters. तो उसमें फ़िल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो भी आपका प्रिपरेशन होके मटीरियल्स फ़िल्टर से चैम्बर में होता है, ये सारी चीज़ें, तो फ़िल्ट्रेशन में जनरली हम लोग मेम्ब्रेन फ़िल्टर या स्ट्रेच फ़िल्टर या फ़िल्टर स्कैंडल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फ़िल्टर क्यों यूज़ करते हैं? ऐसे फ़िल्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारे जो फ़िल्टर्स होते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ होते हैं, और जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है, वो बिल्कुल आपका जो ड्रग सैंपल होगा ही, उसी को फ़िल्टर करता है, जो लार्ज सैंपल्स होते हैं उनको ये हटा देता है। अब बात कर लेते हैं फिलिंग द प्रिपरेशन इन फाइनल कंटेनर्स। तो जो भी आपका फ़िल्टर्ड आउट सैंपल होता है उसको कब क्या करना होता है, फिलिंग करना होता है एम्प्यूल्स में। तो जो फ़िल्टर्ड प्रोडक्ट होता है उसको फिल कर दिया जाता है एम्प्यूल्स में, वायल्स में और ट्रांसफ्यूज़न्स बॉटल्स में, जो कि पहले से हम लोगों ने क्या कर रखा है, क्लीन करके रखा है और ड्राई करके रखा है लैमिनार फ्लो के थ्रू। फिर जो फिलिंग की जाती है एम्प्यूल्स की, वो भी एसेप्टिक एरिया में ही की जाती है, जिससे कि उसमें कोई सा भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके, पैरोजन फ्री हो वो मटेरियल, और उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी ना हो। अब बात कर लेते हैं स्टेरलाइजेशन की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्री फॉर्मुलेशन में पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो सीलिंग से पहले, मतलब कोई भी एम्प्यूल्स होता है उसको सील करने से पहले उस प्रोडक्ट को अच्छे से स्टेराइल कर लेते हैं। तो अब स्टेराइल करने का सबसे बड़ा चांसेस कैसे होता है स्टेराइलाइजेशन, तो उसमें मेथड्स होते हैं ऑटोक्लेविंग मेथड्स के थ्रू, या डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे उसको हम यूज़ करके स्टेराइल कर लेते हैं। जैसे कि ऑटोक्लेव में हमको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है स्टेरलाइजेशन के लिए, 115 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 116 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट्स तक। और एक टेक्निक और होती है हॉट एयर ओवन के थ्रू, जिसमें टेम्परेचर होना चाहिए 160 डिग्री और 2 हॉर्स के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। हमारे चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो भाई लोगों को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।